वृंदा जब मंत्री के कमरे से जल्दी बाहर निकल कर आई तो उसका चेहरा तमतमाया हुआ था। उसकी आंखें अंगारे बरसा रही थीं और बदहवास सी वह चंद्रिका को ढूंढ रही थी। ज्यों ही चंद्रिका से उसका सामना हुआ वह अपना आपा खो बैठी। उसने चंद्रिका को धिक्कारते हुए कहा, तुमने तो अपनी इमेज खराब कर ली, लेकिन तुमने मेरे बारे में यह कैसे सोच लिया कि मैं भी तुम्हारे रास्ते चल पड़ूंगी? क्यों? क्या हो गया? चंद्रिका ने ऐसे पूछा जैसे वह कुछ जानती ही न हो। वही हुआ जो तुमने सोचा था। मैं भी तुम्हारी तरह लालची और डरपोक होती तो शायद बचकर नहीं निकल पाती। वृंदा ने अपनी उफनती सांसों पर काबू पाते हुए कहा। चंद्रिका समझ गई कि वृंदा उसकी सच्चाई को जान गई है। उसने पैतरा बदलते हुए कहा, देखो वृंदा, अगर तुमको आगे बढ़ना है तो कई जगह समझौते करने पड़ेंगे। फिर क्या हर्ज है कि किसी एक पहुंच वाले आदमी के आगे झुक लिया जाए? मुझे देखो, आज मैं मंत्री जी की वजह से ही इस मुकाम तक पहुंची हूं। चंद्रिका मंत्री से अपने संबंधों के चलते ही ब्लॉक प्रमुख बनी थी। पहली बार जब वह आंगनबाड़ी में नौकरी करने की गरज से मंत्री के पास गई थी तो उसका सामना एक भयंकर दुर्घटना से हुआ था। उसकी मजबूरी को भुनाते हुए मंत्री ने भरी दोपहरी में उसकी इज्जत लूटी थी। एक बार तो उसको ऐसा सदमा लगा कि खुदकुशी का विचार उसके मन में आ गया था, लेकिन मंत्री ने उसके गालों को सहलाते हुए कहा था, नौकरी करके क्या करोगी? मुझे कभी कभार यूं ही खुश कर दिया करो। बदले में मैं तुम्हें वह पहचान और पैसा दिलवा दूंगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी न की हो। उस समय चंद्रिका भी मंत्री के मुंह पर थूक कर भाग आई थी, लेकिन घर पहुंचने पर उसके मन में कई तरह के ख्याल आए थे। कभी उसको लगता था कि फौरन जाकर पुलिस को सूचित करे और मंत्री के खिलाफ जंग का बिगुल बजा दे, लेकिन अगले ही पल उसे लगा कि मंत्री के खिलाफ लड़ने का अंजाम आखिरकार उसको ही भुगतना पड़ेगा। जिन दिनों चंद्रिका मंत्री के कारनामे से आहत होकर घर में गुमसुम बैठी थी, उन्हीं दिनों उसकी मुलाकात सुलोचना से हुई थी। सुलोचना कहने को तो टीचर थी, लेकिन उसके कारनामे बस्ती में काफी मशहूर थे। सुलोचना ने चंद्रिका को समझाया था, औरत को तो हर जगह झुकना ही होता है बहन। कुछ लोग मजे लेकर चले जाते हैं और कुछ एहसान का बदला चुकाते हैं। मंत्री जी ने जो किया वह बेशक गलत था, लेकिन अब वे अपने किए का मुआवजा भी तो तुमको दे रहे हैं। झगड़ा मोल लोगी तो पछताओगी और अगर समझौता करोगी तो आगे बढ़ती चली जाओगी। सुलोचना ने चंद्रिका को इतने हसीन सपने दिखाए थे कि उससे मना करते हुए नहीं बना। उसके साथ वह राजधानी पहुंची और कई दिनों तक मंत्री के लिए मनोरंजन का साधन बनी रही। अब चंद्रिका को पता चला कि मंत्री की एक रखैल सुलोचना भी है। सुलोचना की सेवा से खुश होकर मंत्री ने उसे उसी स्कूल का प्रिंसिपल बना दिया जिसमें कभी मंत्री की मेहरबानी से वह टीचर बनी थी। चंद्रिका सत्ता के सपनीले गलियारों में कुछ यूं उलझ कि उसको अपने पति से खिलाफत करते हुए भी झिझक नहीं हुई। मंत्री के कारनामों से उसके पति अनजान नहीं थे। नौकरी के सिलसिले में वे अक्सर घर से बाहर ही रहते थे, लेकिन अपनी बीवी की हर चाल से वे वाकिफ थे। पानी जब सिर से ऊपर गुजरने लगा तो उन्होंने चंद्रिका को रोकने की कोशिश की। बच्चों का हवाला देते हुए उन्होंने चंद्रिका से कहा था, तुम 2 बच्चों की माँ हो। बच्चों की पढ़ाई और परवरिश के लिए मैं जो कमाता हूँ वह काफी है। इज्जत की कमाई थोड़ी ही सही, लेकिन अच्छी लगती है। ईमान और इज्जत बेचकर कोई लाखों रुपए भी कमा ले तो दुनिया की थू-थू से बच नहीं सकता। अभी देर नहीं हुई, मैं तुम्हारे अब तक के सारे गुनाह माफ करने को तैयार हूँ, बशर्ते तुम इस गलत रास्ते से वापस लौट आओ। चंद्रिका अब इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि उसका किसी से कोई वास्ता नहीं रहा था। उसने पति को 2 टूक शब्दों में कह दिया था, मैं जिंदगी भर तुम्हारी दासी बनकर नहीं रह सकती। अब तक मैंने जो चुपचाप सहा वह मेरी भूल थी। अब मुझे अपने रास्ते चलने दो। यह सुनकर चंद्रिका का पति चुप हो गया था। उसको लगा कि चंद्रिका को रोकना अब खतरनाक हो सकता है। उसकी वजह से घर में क्लेश बढ़ सकता था। उसने दोनों बच्चों को अपने साथ ले जाने का फैसला किया और चंद्रिका को उसी के हाल पर छोड़ दिया। चंद्रिका ने भी पति के फैसले में कोई दखल नहीं दिया। अब उसके ऊपर बच्चों की देखरेख करने का जिम्मा भी नहीं रहा। तमाम जिम्मेदारियों से छूटकर चंद्रिका अब मंत्री की सेवा में खुद को पूरी तरह सौंप चुकी थी। बाहुबली मंत्री ने पंचायत चुनावों में अपने आपराधिक संपर्कों का इस्तेमाल कर चंद्रिका को ब्लॉक प्रमुख बना दिया।
मंत्री से अपने संबंधों को उसने जमकर भुनाया। चंद्रिका अपने दबदबे का इस्तेमाल जनता की भलाई के लिए करती तो लोगों का समर्थन हासिल करती, लेकिन लालच में अंधी होकर उसने मंत्री के दलाल की भूमिका निभानी शुरू कर दी। अफसरों से पैसा वसूलना और अपने गुर्गों को ठेके दिलवाने के अलावा अब वह आसपास के गांवों की भोली भाली लड़कियों को नौकरी का लालच देकर अपने आका के बेडरूम तक पहुंचाने लगी थी। वृंदा उस इलाके में अपनी स्वयंसेवी संस्था चलाती थी। वह पढ़ी लिखी और जरूर थी। अपनी संस्था के जरिए वह औरतों और बच्चों को पढ़ाने की मुहिम चला रही थी। चंद्रिका और वृंदा की मुलाकात एक सरकारी कार्यक्रम में हुई। शातिर चंद्रिका की नज़र वृंदा पर लग चुकी थी। उसने वृंदा से दोस्ती बढ़ानी शुरू कर दी। एक दिन मौका पाकर चंद्रिका ने वृंदा से पूछा, तुम इतनी मेहनत करती हो, चंदा जुटाकर औरतों और बच्चों को पढ़ाती हो, ऐसे कामों के लिए सरकार अनुदान देती है, तुम खुद क्यों नहीं इस दिशा में कोशिश करती? सरकारी मदद लेने के लिए तो आंकड़े चाहिए और मेरी समस्या यह है कि मैं जमीन पर रह कर यह काम करती हूँ, लेकिन फर्जी आंकड़े नहीं जुटा सकती। वृंदा ने जवाब दिया, तुमको फर्जी आंकड़े जुटाने की क्या जरूरत है? तुम्हारे पास तो ढेर सारे आंकड़े पहले से ही मौजूद है। तुम कहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। इस इलाके के विधायक सरकार में मंत्री है और उनसे मेरे अच्छे ताल्लुकात है, चंद्रिका ने अपना जाल बिछाते हुए कहा। वृंदा को चंद्रिका के असली कारनामों की जानकारी नहीं थी। वह उसकी बातों में आ गई। उसने सोचा कि चंदा वसूल कर अगर वह इतनी बड़ी मुहिम चला सकती है तो सरकारी मदद मिलने पर इसको और भी सही ढंग से चला सकेगी। उस शाम चंद्रिका वृंदा को लेकर मंत्री के घर पहुंची। उसका परिचय कराने के बाद वह तो कमरे से बाहर आ गई, लेकिन वृंदा को वहीं छोड़ गई। वृंदा ने मंत्री की तरफ अपनी फाइल बढ़ाते हुए कहा, इसमें मेरे अब तक के काम का पूरा ब्यौरा है। काम तो मैं यूं भी कर ही रही हूं, लेकिन सरकार मदद दे दे तो मैं और भी बेहतर काम कर पाऊंगी। चिंता न करो, हम तुमको अच्छा अनुदान देंगे। मंत्री के मुंह से शराब की बदबू का भभका आया तो वृंदा के कान खड़े हो गए। वह फौरन कुर्सी से उठी और बोली, आप मेरी फाइल देख लीजिए, अभी मैं चलती हूँ। वृंदा दरवाजे की ओर मुड़ी ही थी कि नशे में धुत मंत्री ने उसको पीछे से दबोचते हुए कहा, फाइल से पहले मैं तुमको तो देख लूं मेरी रानी। मंत्री ने वृंदा को अपनी बाहों में मजबूती से जकड़ लिया। वृंदा उसकी गिरफ्त से बचने के लिए ऐसे छटपटाने लगी जैसे कोई मजबूर मछली ऑक्टोपस की कैद से निकलने के लिए छटपटाती है। देर तक वृंदा मंत्री के चंगुल से निकलने के लिए छटपटाती रही और जब उसकी ताकत जवाब दे गई तो वह निहाल होकर फर्श पर गिर पड़ी। इससे पहले कि वह खूंखार शैतान उसकी देह पर बिछता, उसने चालाकी से अपने जूड़े में फंसी पिन मंत्री के मोटे गाल में घोंप दी। मंत्री की चीख निकल गई और वह एक किनारे हो गया। इस बीच वृंदा बचकर भाग निकली। मंत्री के कमरे से निकलते ही वृंदा का सामना चंद्रिका से हुआ। वह चंद्रिका की सच्चाई समझ चुकी थी। उसको डपट कर वह पुलिस थाने पहुंची। एक जवान लड़की को यूं बदवास भागते देखकर लोग सकते में आ गए। मीडिया को भी खबर लग गई। देखते ही देखते थाने में भीड़ जुट गई। दबाव में आकर पुलिस ने न चाहते हुए भी रिपोर्ट दर्ज कर ली। अगले दिन मंत्री के कारनामों की खबरें अखबारों में हेडलाइन बनकर छपीं। विपक्षी पार्टियों के दबाव में आकर मंत्री को गिरफ्तार किया गया। पुलिस जांच में पता चला कि वृंदा के अलावा मंत्री ने कई मजबूर लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाया और इसकी सूत्रधार थी चंद्रिका। उसको भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। आज चंद्रिका जेल की कोठरी में कैद है। उसकी सारी इच्छाएं खत्म हो चुकी है। अब उसको अपना अतीत याद आता है, जब उसके पति ने उसको बार बार समझाया था कि गलत रास्ता छोड़ दे, लेकिन उस समय उसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी। वह खुद को सब कुछ समझ बैठी थी। वृंदा की तरह उसने भी हिम्मत कर मंत्री को सबक सिखाया होता तो आज यह दिन न देखना पड़ता। चंद्रिका अब घुट-घुट कर जी रही है। उसके पास अपनी करनी पर पछतावा करने के अलावा कोई और चारा नहीं है। उसको अब अपने बच्चों की याद सताती है। पति से अपने गुनाहों के लिए माफी मांगने के लिए वह छटपटाती रहती है, लेकिन उसका कोई अपना उसे मिलने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ वृंदा के हिम्मत की चारों ओर तारीफ हो रही है। राजधानी के नागरिक सुरक्षा मंच ने उसको सम्मानित ही नहीं किया, बल्कि अपनी महिला शाखा का प्रधान भी बना दिया।
आज वृंदा को तमाम सम्मानों से उतनी खुशी नहीं मिलती जितनी कि इस बात से कि उसके एक हिम्मती कारनामे ने उस दुष्ट ऑक्टोपस को कैद करवा दिया जो सालों से मजबूर लड़कियों को जकड़ता चला आ रहा था। उसको खुशी है तो इस बात की न तो उसने चंद्रिका और सुलोचना की तरह समझौता किया और न ही उसने हार मानी। उसने हिम्मत से उस भयंकर ऑक्टोपस का सामना किया जो तमाम मछलियों पर घात लगाए बैठा था।